जय हिंद साथियों, महावीर सर टीचिंग में स्वागत है। मेरे दोस्तों, मेरे यार, इस ईवीएस का जो एनसीईआरटी है उसको फायर करके देना है। जी हाँ, आपको सीटेट की एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो इसके लिए हम लाए हैं मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे दोस्तों, मेरे यार, मैं कई बार कहने की कोशिश किया, इसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, इस वीडियो को देखने से आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि पूरे समझ में आ जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, मेरे साथियों, मेरे डांस भाई एवं जागृति बहन, ये सारे लोग देखिए कितना बेहतर होगा, कितना समझ में कॉन्सेप्ट आएगा, सारे चीज़ है। मेरे अनुज दोस्तों, आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी बेहतर है। और ज़रूर एक चीज़ और कहने वाले हैं, इस सभी कुछ फाइनल आंसर की पे आधारित है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रीवियस पेपर है और इस चीज़ को हम ओरिजिनल लाए हैं जिसको आसानी से आप समझ सके और ख़ुद भी इस पर कमेंट कर सके। तो ये ईवीएस का स्टडीज़ कर रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए और समझिए। तो इसका हम दोनों लैंग्वेज का देख सकते हैं क्वेश्चन है, यहाँ इंग्लिश का है और साथ में आपको हिंदी में भी देखने को मिला है। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल है उस भाषा में सोल्व कीजिए। तो देखिए, ये भी इतना इम्पोर्टेंट है कि ऐसा प्रश्न तो बनता ही है, आप बार बार भी देखते हुइएगा कितना ईजी होता है। फिर भी थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड होता है, कैलकुलेशन करने में आपको वक्त लग सकता है और ये कैलकुलेशन ही मांगता है। कैलकुलेशन आप बार बार करने की कोशिश कीजिए, जितना भी प्रीवियस पेपर है उसको सोल्व कीजिए। तो देखिए, ये ही आपका, देखिए हमका नाम क्या है कि कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसके बारे में हमको कैसे जानकारी देना है, सो आप जानेंगे, इसके बारे में विशिष्ट जानकारी देना है। तो चलिए इस प्रश्नों का सोल्व करेंगे, हम हिंदी में देखने वाली कोशिश करेंगे। और ये एक चीज़ देखिए कि ये किसी भाई का ससुराल है और इसीलिए ये भाई साहब हमेशा मडगांव से नागरकोइल के बीच जा रही है, गजब है। तो आप लोग जानते ही हो कि जो मडगांव है, मडगांव कहते हैं, ये हमारे गोवा में पड़ते हैं। जी हाँ, ये गोवा का मडगांव है, ये बड़ा रेलवे स्टेशन है, बहुत फेमस है। यहाँ से लगभग चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, सारे जगह अहमदाबाद की ट्रेन गुजरती है। ये मडगांव स्टेशन है, वाह गजब का है कि कौन भाई का ससुराल है नागरकोइल पता नहीं चल रहा, मडगांव से जा रहा है। तो नागरकोइल जानते ही होंगे, नागरकोइल तमिलनाडु में है कि नहीं है, कन्याकुमारी जिला में है। तो इसकी बीच की दूरी है, तो ये जान सकते हैं कि ये क्या है, कि ये आपको देखने को मिल सकता है स्पीड का, इसका जानते ही होगा स्पीड का, डिस्टेंस और नीचे टाइम है कि नहीं है। अगर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा तो आपको स्पीड इनटू टाइम करना पड़ेगा, लेकिन ये कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं आता है। जब भी आता है तो आपको स्पीड रहता है कि नहीं है, और इसके बाद आपको निकालना पड़ता है स्पीड, यहाँ डिस्टेंस और टाइम दिया रहता है, या कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इसमें आखिर में दिया क्या है। तब देख सकते हैं कि इसमें भी देख सकते हैं कि औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो पढ़ते प्रश्न को, मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी आप जानते ही होंगे कितना है, और ये देख सकते हैं कि 11:34 है। यदि इसकी बीच की दूरी जो समय लगा है वो 21 घंटे लगा है, तो हमको टाइम लगा देना है कि नहीं है। 21 यहाँ क्या हो गया, इसका चाल हो गया, मतलब स्पीड हो गया, इसे यहाँ लिख देते हैं। और जैसा ही मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड बदलना है, तो हम लोग जानते ही होंगे कि 5/18 से मल्टीपल कर देना है। अगर वही ये मीटर प्रति सेकेंड में रहता, ये दिया रहता, तो आपको क्या करना पड़ता, 18/5 से गुना करना पड़ता है, आपको उल्टा कर देना पड़ता है। जैसा ही इसको आप काटना पड़े थे, यही होता है कि बहुत सारे जो चैनल है ये बताता नहीं, काट के आप काटने की कोशिश कीजिएगा, बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसको कैसे काटिएगा, तो देखिए 3 से कट रहा है, 7 से काटेंगे है कि नहीं है, 3 7 21 होएगा। फिर देख सकते हैं 3 2 5 4 9 हो गया, तो फिर कैसे काटेंगे, 3 3 9 हो जाएगा आपको, है कि नहीं है। उसके बाद आपको कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, सॉरी 3 7 21 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो देख सकते हैं कि यहाँ आपको बच गया 2, तो 3 7 21 हो गया, आपको यहाँ 2 बच गया फिर से, तो 3 8 24, 378 हो गया, है कि नहीं है। जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो देखिए सारे कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इजीली हो जाता है। तो 11:34 है कि नहीं है। उसके बाद आपको देखते हैं दोस्त 21 घंटा और यहाँ 5/18, जैसा ही आप काटेंगे तो यहाँ से आप काट दीजिएगा, है कि नहीं है। तो ये आपको 54 मैंने 54 से कट जाएगा, 11 3 54 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 15 निकल के गया। जी हाँ, 15 मीटर प्रति सेकेंड आपका उत्तर आ गया। इसी तरह का प्रश्न आता है, आपको बता देगा कि भाई आप इतना तारीख को, यानी 21 अगस्त को आप यहाँ से जा रहे थे और 23 अगस्त को आप पहुँचे इतना बजे, तो इसके बीच में कोई टाइम कैलकुलेशन देना पड़ेगा। टाइम कैलकुलेशन कर लीजिएगा, डिस्टेंस दिया रहेगा और अधिकतर यही घुमा के दिया, बस यही कि मीटर प्रति सेकंड में चाल पूछ लिया है, तो कैलकुलेशन करना है, तो इजीली है। तो इसका राइट आंसर आपको 1 देखने को मिल सकता है। भाई ये आपको मान के चलिए प्रैक्टिस सेशन है, इसमें कुछ थोड़ा कैलकुलेशन करने में गलती हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं होता है, क्योंकि जानते हैं कि जब उस पर सोल्व करते मोबाइल पे तो उतना आसान नहीं होता है जितना कलम से सोल्व करते हैं, बार बार प्रैक्टिस रहता है। तो ये सब को देख के चलिएगा मेरे साथियों, और देख रहे हैं कि कितना अच्छा आप लोग देख रहे हैं और बहुत अच्छा से इस वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं और आपको समझ में भी आता होगा।
और ये भी समझ सकते हैं मैप पे आधारित है, थोड़ा को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक सिर्फ समझ लीजिए कि ये आपको इस पे है कि ऊपर आप लोग जानते हो कि मैप में एन रहता है, नीचे साउथ रहता है, इधर ईस्ट रहता है कि नहीं है, और इधर करीब वेस्ट रहता है। जहाँ से भी पूछे सापेक्ष, मान के चलिए दिल्ली का सापेक्ष, तो दिल्ली जगह हमको प्लस बनाना है। अगर सीधा न पड़े तो ये पूरा इधर पड़े, तो पश्चिम ऊपर पड़े, नॉर्थ कोना में पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा कौन नॉर्थ आता है, कोना आता है। चलिए देखते हैं कि कोई छात्र ए और बी पर पहुंचना चाहता है, ए पर है, कोई ए पर है, बी पर पहुंचना चाहता है, तो इसके लिए पहले ओ पर जाता है ना। तो पहले यह देख सकते हैं कि ए का ठीक उत्तर है, तो कहीं भी ए पार लीजिए, है कि नहीं। ए आप समझ लीजिए यहाँ आपका है ए, तो ये आपका ए है, उसके ठीक उत्तर 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, सॉरी 90 मीटर की दूरी पर है। और फिर वो ओ से, ये इसका ओ है, और ओ से बी पे जाती है, ठीक पश्चिम है कि नहीं, ठीक पश्चिम की बात है। तो पश्चिम आपको इस तरफ आ जाएगा, तो पश्चिम आ जाएगा, तो पश्चिम बी, यहाँ देख सकते हैं कि बी आ गया, ये 120 है कि नहीं है, 120 मीटर है। तो ए से बी के बीच में कम से कम दूरी क्या पड़ेगा, तो जानते ही होगा पाइथागोरस का ये लगेगा प्रमेय, या उसका ट्रिक कहते हैं। तो जानते ही होगा कि आधार जो होता है, आधार का गुणे मान के चलिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और हाइपोटेनस यानी उसका विकर्ण, है कि नहीं है, तो एच का स्क्वायर लगेगा। ये तो आप जानते ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह के जान गए तो आप देख सकते कि क्या क्या दिया हुआ, सो देखेंगे तो देख सकते यहाँ क्या क्या करना पड़ेगा। तो आपको ये निकालना पड़ेगा, और कह रहा है कि बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या है, तो बी के सापेक्ष पूछा है, तो यहाँ बी पे हमको बनाना पड़ेगा प्लस, और जैसा ही देखते हैं तो बी पे प्लस बनाए, तो ये कोना पर गया, तो कोना क्या हो गया, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया साउथ नीचे वाले। तो ये ईस्ट और साउथ का कोना हो गया। तो पहले देख सकते हैं कि दक्षिण और पूर्व कहाँ दिया हुआ है, तो दक्षिण पूर्व इसमें दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। तो दक्षिण पूर्व तो होना कन्फर्म है, बाकी तो ये गलत ही हो गया पहले ही। तो चलिए देखते हैं। तो आप देखते हुएगा कि क्या हुआ था कि 120 दिया था, है कि नहीं। तो 120 का स्क्वायर करना है, तो देख सकते हैं कि इसमें 10 का मल्टीपल दोनों में रहता है, जैसे 120 है कि नहीं है, और फिर 90 प्लस सॉरी, तो ये आपका 90 का आपको प्लस देखने को मिलेगा। इसका स्क्वायर दोनों का है, तो दोनों में 10 कॉमन है, तो इसको हम हटा देते हैं, तो 12 और प्लस 9 का हम स्क्वायर कर देंगे, तो 12 का 144 होता है। आप जानते होगा कि 9 का 81 होता है। जब दोनों करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा, और उसके बाद आपको 8 4 12 हो जाएगा, और उसके बाद 2, ये जानते होगा 225 15 का है, किसका है, 15 का वर्ग है, 225 15 का वर्ग है। तो देख सकते हैं कि आप 10 का भाग किए थे, तो इसका 10 से आपको गुना भी करना पड़ेगा। तो 10 से जैसा ही गुना करेंगे तो 15 आपका 150 हो जाएगा, यानी है ना। तो ये हो जाएगा 1500, 15 से 10 में गुना करेंगे तो आपको 150 हो जाएगा, तो 150 मीटर हो जाएगा, और दक्षिण पूर्व के सापेक्ष हो जाएगा। क्योंकि आप देखते होइएगा कि जो पूछा था, ये ए यहाँ था और बी इधर था, है कि नहीं है। तो बी के सापेक्ष पूछा तो ऐसे पार दिए 89। तो यहाँ देख सकते कि ये जो कोना है ईस्ट और साउथ के कोना है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर 3rd हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे, और ये आ गया आलस की। तो आप लोग आलसी बनना चाहते हैं या फुर्तीला बनना चाहते हैं, आनंद लेते रहिए, पढ़ाई में कोई तरह का बोझ नहीं लीजिए। ये मत सोचिए कि हमारा टाइम व्यर्थ हो रहा, कुछ व्यर्थ नहीं हो रहा है। इस प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस कीजिए और आसानी से समझिए। थोड़ा कैलकुलेशन करने में आपको टाइम लगेगा, और जब अपना खुद से सोल्व कीजिएगा तो बहुत आसानी से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आसानी से। तो ये है स्लॉथ, है ना, ये स्लॉथ के बारे में है। और स्लॉथ बहुत होशियार चालाक है, कैसा है इसके बारे में सब लोग समझते भी होइएगा। तो चलिए स्लॉथ के बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। तो ये क्या है कि ये भालू जैसा दिखता है, ये बात तो कन्फर्म है कि ये भालू जैसा दिखता है, लेकिन भालू होता नहीं, ये भी बात हम लोग जानते हैं, है कि नहीं है। और ये दिन में क्या होता है कि पूरे दिन भर, मतलब 24 घंटा, समझ लीजिए पूरे दिन भर का मतलब है 24 घंटा। ये 17 घंटा सोता है कि नहीं, और वो उल्टे लटक कर। अब 17 घंटा सोता है तो ये समझ सकते हैं कि 3 घंटा ये 20 हो गया, तो ये 7 घंटा जागता भी होगा, हो सकता है। ऐसा तो है कि 17 घंटा पैरों को उल्टे लटक कर आराम से सोता है। और इसका उम्र जो है 40 वर्ष है। क्या है, उम्र है जो 40 वर्ष है, और ये अपने 40 वर्ष में मात्र 8 पैरों को बदलता है कि नहीं, और उसी का पत्ता खाकर वो जीवित रहता है। और जब भी इसको सोच लगता है तो ये बड़ी बात है। इस तरह का अगर मनुष्य में होता, हम लोग में होता, तो बड़ा आसान हो जाता। आसान क्या, बुरा भी हो सकता है साथियों। तो ये है कि आप 7 दिन में एक बार शौचालय करने के लिए जाते, गजब है। ये स्लॉथ भाई तो कुछ नया कुछ दे के जा रहे हैं। तो ये क्या है कि इसके बारे में सब कुछ जान गए हैं, तो जानते हैं, देखते हैं आखिर में क्या कर रहे हैं। तो कह रहा कि स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं, और दिन के लगभग 17 घंटे पेट से उल्टे पेट लड़के मस्ती सोते हैं, आनंद से सोते हैं। वाह,
आनंद से सोना चाहिए। जब तक गहराई नींद नहीं लीजिएगा तो फिर कल होके उघाएंगे, फिर नींद आ गया कैसे आगे बहाना करेंगे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आपको फर्स्ट ही देखने को मिल गया है। तब देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ही हो गया है। बाकी से भी जानकारी आपको मिल चुकी है कि आखिर में क्या क्या होता है। चलिए दोस्तों, मेरे रमेश साथियों, मेरे सारे जितने भी मित्र साथियों एवं दोस्त यार हैं, सभी लोग इसको प्रश्नों का सोल्व कीजिए। ये प्रश्न आपके लिए आया, ये प्रश्न ऐसा ही प्रश्न आपको एक नंबर एक्स्ट्रा कराता है। जी हाँ, यही प्रश्न आपको समझने वाली बात है। इस प्रश्न को जरूर आप चर्चा कीजिएगा। आखिर में ट्रैप क्या होता है। देखिए, ट्रैप भी आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट रूप से। ट्रैप तो समझ सकते कि रेशम जो होता है, उन्हीं रेशम के बीच जो है क्या होता है, उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, उसमें वायु फंस जाता है। वायु क्या होता है कि ऊष्मारोधी होता है। ऊष्मारोधी का मतलब है जब किसी जैसे कि हमारा शरीर हुआ और शरीर में जो हम पहने हुए ऊनी रेशे के कपड़े पहने हुए, इस तरह से इसमें वायु फंस गया। शरीर से हम लोग का क्या होता है कि ऊष्मा निकलता रहता है, गर्मी। जब वो बाहर नहीं निकलेगा तो वो हमको गर्म रखेगा। यही चीज़ कह रहा है कि ऊनी वस्त्र का काम क्या है। तो सर्दियों में मतलब ठंडी में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊन के ऊष्मारोधी होने का क्या कारण है ना। अगर मान के चलिए हमको क्या होता है कि गर्मी में हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं, है कि नहीं है, इसलिए कि क्योंकि हवा आती रहे जाती रहे, किसी तरह का रोक ठोक नहीं करे। तो ये चीज़ है कि ऊनी वस्त्र पहनने का रीज़न क्या है, सो देखेंगे तो इसका रीज़न है ये वाला, आप सेकेंड नंबर। मेरे दोस्त ये देखिए कि ऊनी रेशों के बीच है ना, जो रेशा होता है ऊनी की, जब हम कपड़ा पहनते हैं तो उसका रेशा के बीच होता है वायु फंस जाती है ना, ट्रैप। तो वायु क्या है, फंसी होती है और ये ऊष्मारोधी होती है। ऊष्मा मतलब बाहर नहीं निकलते। समझ लीजिए कि इधर से तो चल गया, हवा तो चल गया, मगर लेकिन अब जाया था उसमें फंस गया और हवा को निकलने नहीं देगा। जो शरीर से गर्मी निकलेगी वो बाहर नहीं निकल पाएगी। इस तरह से हमें गर्मी की महसूस होगी। तो सेकंड आपका उत्तर हो गया। दोस्तों, बड़े मज़ा आता होगा और कोशिश कीजिए कि आप भी इसका उत्तर देने की समझिएगा, क्योंकि ये सही प्रश्न आपके बीच में है। और ये भी प्रश्न हमेशा प्रश्न इसमें देखते हुएगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछता है बहुत इजीली, लेकिन फिर भी मुश्किल हो जाता है कैलकुलेशन के कारण। सिर्फ प्रैक्टिस आपको मांगता है। तो इसमें कह रहा है कि कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के बारे में आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा हम आपको बता देते हैं कि गोलकोंडा फोर्ट है, ये हैदराबाद में कहाँ है। तो आप जानते हो कि हैदराबाद में है। और इसी गोलकोंडा फोर्ट में ही आपको कांसे का बंदूक बनाया जाता था। ये मिश्र धातु है और ये हमेशा पूछता है कि कांसे कौन कौन से धातु से मिलकर बना है। तो आपको ये कॉपर से मिलकर बना है और साथ में ये टीन से, है ना। टीन का कुछ होता होगा, TN या SN कुछ होता है। तो ये दोनों तांबा और टीन का मिश्रण है, कांस्य धातु। तो इससे प्रश्न पूछा है कि मानचित्र पे देखते हुएगा कि मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर इतना है। तो इसमें बताया कि 110 मीटर है, क्या है, मीटर है। और इस मानचित्र में फतेह दरवाज़ा और बाजरा दरवाजे के बीच की दूरी आपको 14.2 सेंटीमीटर है। तो बीच का दूरी बताना, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है कि नहीं है। तो जानते हुए कि आपको करना क्या पड़ेगा कि 14.2 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर कितना है, तो आपको 110 है। तो आपको करना पड़ेगा 110, है कि नहीं है, 110 मीटर हो जाएगा, 110 मीटर हो जाएगा। तो ये आपका 110 मीटर हो गया। और भाग आपको किससे करना पड़ेगा, 1000 से, क्योंकि आपको किलोमीटर में उत्तर दिया हुआ है। तो आप 1000 से कर लेंगे और इसमें से एक और जीरो हटा के नीचे 4 गो जीरो रख लीजिए, इससे काट लीजिए, इससे, है कि नहीं है। जब इस 142 से 11 से आप गुना कीजिएगा तो आपको लगभग बता दें कि कितना आएगा। ये जब आप सोल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 1562 आ जाएगा। और जब इससे, है ना, जब 142 से 11 में गुना कीजिएगा तब 1562 आ जाएगा। इसको 1000 से भाग देंगे। जैसा ही 1000 से आप भाग दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको 3 गो जीरो है तो एक माने 3 गो जीरो छोड़कर आपको दशमलव लगाना है। तो 2 पे 1 2 3, तो यहाँ आपको दशमलव लग जाएगा। तो देख सकते हैं कि 156 कहाँ है, 1.56 किलोमीटर कहाँ है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखने को आपको मिल रहा है कि यहाँ आपको इसमें राइट आंसर मिल रहा है कि थर्ड है कि नहीं है। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो गया। आप देखेंगे कि ये प्रश्न नंबर क्वेश्चन का आपको थर्ड उत्तर हो गया है, यानी 1.562 किलोमीटर। ये इसका राइट आंसर हो गया है। देख सकते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे यार सबको पसंद आता होगा, आप लोग भी इसको सोल्व करते हुएगा। और ये मैप का प्रश्न है। अगर मोबाइल में मैप का लगाना चाहते हैं अपना मोबाइल स्क्रीन पे फुल मैप का, तो इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं कैसे लगाया जा सकता है। बहुत इजीली है, मात्र 2 ऐप्स का जरूरत पड़ेगा और आसानी से इसको लगा सकते हैं।
पूर्णतः सही से सेट कर सकते हैं, इस पे हम बताए हैं। तो 3 राज्यों का ऐसा समूह जिसके किनारे अरब सागर जानते ही होगा कि इस तरह से है, अरब सागर इधर है और बंगाल का इधर है, तो इधर जो राज्य पड़ेगा वही तो अरब सागर पड़ेगा। तो इधर के जितना भी राज्य है उत्तर में होगा उसको आप काट दीजिएगा, ऑप्शन कट जाएगा ऑटोमेटिक। तो महाराष्ट्र इधर है, सही है। आंध्र प्रदेश देख सकते हैं कि इधर है, तो आंध्र प्रदेश वाले काट दीजिए, इसमें भी आंध्र प्रदेश है, इसमें भी काट दीजिए। पश्चिम बंगाल यहाँ इधर रहते इसको काट दीजिए। ऐसा भी आपका राइट आंसर केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र आ गया। वैसा भी आप लोग जानते हो कि केरल यहाँ है, कर्नाटक यहाँ है, महाराष्ट्र यहाँ है, बीच में गोवा है। तो इस तरह इसका राइट आंसर फर्स्ट हो गया। बस ऑप्शन थ्रू भी काट सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं रहता, क्योंकि एक तो आपको उल्टा सुल्टा दे के ही रखेगा और एक तरफ को जानते हैं तो ऑटोमेटिक उधर से कट जाएगा, और बीच वाला कोई स्टेट दे दिया तब भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान होता है दोस्त। मेरे साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 पे देखेंगे, और ये क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखें कि एक ऐसा नाच जिसमें ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर, है ना, 2-2 लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों की ज़मीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच गजब है, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा कि ये जो नाच है ये है चिराओ मिजोरम। जी हाँ, चिराओ जो नाच है बहुत बार पूछा गया है सीटेट के क्वेश्चन में, ईवीएस में। चिराओ मिजोरम में है और मिजोरम की भाषा मिजो है। आप लोग जानते होंगे कि मिजो इसकी भाषा है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ जो खेती की जाती है, ये यहाँ झूम खेती की जाती है, यहाँ लॉटरी लगाकर खेती की निकाली जाती है कि नहीं। लॉटरी निकाल कर अलग अलग समाज सभी लोग लॉटरी निकाल कर जिसको लॉटरी लगेगा वो खेत इस बार करेगा। तो ये चीज़ चिराओ मिजोरम में है। ये भी चीज़ आप लोग समझते होइएगा कि चिराओ बहुत फेमस है। तो ये नाच है, ध्यान दीजिएगा कि ये कि नाच है, ऐसा नहीं समझ लिया कि कोई पर्व है, छठ जैसा पर्व हो या कोई इस तरह से पर्व नहीं है, सिर्फ ये नाच है। इसको चिराओ नाच को आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको देखने में मिल जाएगा। जिस चीज़ का डाउट हो यूट्यूब पे ज़रूर देख के आप लोग समझ जाइएगा। चलिए, थर्ड इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो 8 में क्या दिया है सो देखेंगे। ये देख सकते हैं, बड़ी है और फेमस है, क्योंकि आपको बता दें कि संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पे कदम रखा, जिसका नाम क्या है। तो ये बात किसका है? बछेंद्री पाल का है। जी हाँ, ये बछेंद्री पाल जी का है। ये महिला है और ये विश्व की 5वीं प्रथम महिला है, विश्व की या भारत की प्रथम महिला है, जिसने क्या किया था कि 8,848 मीटर की ऊंचाई पर, है कि नहीं, इसको 50 भी कहीं लिखा जाता है। ये 23 मई और 1984 को, है ना, ये लोग गए थे कहाँ? तो जानते हैं एवरेस्ट हिमालय सबसे, जिसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ कंफर्म हो गई है। और यहाँ 2 लोग गए थे, लेकिन इसको प्रथम बार पैर रखने का जगह इनको मौका मिला, इसीलिए प्रथम महिला बन गई। और इसको हम बात करेंगे कि ये कहाँ के थे। तो एक समय था पिकनिक जब मनाने गई थी, तो ये 4000 की ऊंची चोटी पे चढ़ गई थी जब ये 12 वर्ष की थी। इसका भी जब इसको डिटेल में पूछा जाएगा तब को दे दिया जाएगा। जो इनका गाइडर किए थे उनका नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। और ये कहाँ के थे? तो उत्तराखंड के थे, गढ़वाल के, है ना, उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले के इसी तरह के कुछ बाकुरी गांव या कुछ तरह के गांव में इनका गांव था, वहीं पले बढ़े थे। तो इसका राइट आंसर बछेंद्री पाल यानी 1 इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। तो ये भी फेमस है। देखिए कि किस तरह से पूछा है। कॉमनली जो हम लोग गांव में आसपास में जो चीज़ होता है, जो चीज़ हम लोग मनाते हैं, जो बच्चे से जुड़ा हुआ है, स्कूली छुट्टी से जुड़ा हुआ है, ये केंद्रीय है। सिर्फ ये नहीं सोचिए कि आप अपने स्टेट के बारे में सोचिए, पूरे आपको भारत में सोचना पड़ेगा, क्योंकि KVS या जो केंद्रीय CBSE जो कंडक्ट रहती है, पूरे भारत के बच्चा कोने कोने के बच्चा पढ़ता है। इसीलिए पूरे कोने का एक तरह से ऐसा प्रश्न लाया है कि जो आपको व्यवहारिक हो। तो प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार होली और दीपावली के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका आप ध्यान दीजिए कि कौन सा कथन सही है, आप जानने की कोशिश कीजिएगा। तो जो दीपावली होता है, आप देख सकते हैं कि होली जो होता है वो पूर्णिमा का होता है, वहीं होलिका दहन होता है। आप लोग जानते हो कि भर रात इजोरिया रहता, माने आपको कृष्ण पक्ष नहीं शुक्ल पक्ष मिलता है कि नहीं। शुक्ल पक्ष को जो पूर्णिमा होता है
उसको दिन क्या होता है कि आपको देख सकते हैं कि होली पूर्णिमा को होता है, ये भी जान जाइए। जहाँ अमावस्या है पहले तो अमावस्या होली काट दीजिए, है कि नहीं है। पूर्णिमा की बात है, जब एक अमावस्या पूर्णिमा को होता है तो दोनों पूर्णिमा की बात है, ये माना जा सकता है। लेकिन अभी ये वाला प्रश्न कट गया। चलिए अब देखते कि दीपावली है कि नहीं। दीपावली घोर अंधेरा में मनाई जाती है, मतलब पूर्णतः अमावस्या में मनाई जाती है, माने कृष्ण पक्ष के लास्ट दिन मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपको दीपावली अमावस्या को, ये प्रीवियस पेपर में पूछा गया है और अभी जो नया पैटर्न है उसमें भी पूछा गया है। तो मुख्य रूप से यही 2-3 जो त्यौहार है उसके बारे में पूछा जाता है। सभी के इस तरह से नहीं पूछा जाता कि कब क्या मनाया जाता है, ऐसा कुछ बात नहीं है, सबका स्पेशल होता है। तो होली दीपावली के इस तरह से पूछा जा रहा है, क्योंकि देख सकते हैं इसमें खास इस बात की इसे समझ है कि अमावस्या के बच्चा का समझ देना है, पूर्णिमा का समझ देना, तो इसलिए इसी प्रश्न से दोनों चीज़ का समझ बच्चों को दिया जा रहा है, इसलिए ऐसा प्रश्न बन के खड़ा हुई है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, ये रेगिस्तानी ओक के विषय में है। ओक के बारे में हम लोग भली भांति परिचित होंगे, इतना बार ना हम लोग पढ़ लिए होइएगा, अगर पढ़े होइएगा तो बड़ी फेमस है दोस्त। आप बोरिंग मत होइए, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे यार ये सभी आप ही के लिए है, आपके सहयोग से है। तो ये चीज़ ओक के बारे में है और ओक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओक के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से भी जानते होगा कि आखिर में ओक क्या है। तो ओक के बारे में जानिए कि ओक तो सबसे पहले रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो ये कन्फर्म है कि ओक जो पाया जाता है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जी हाँ, मात्र ऑस्ट्रेलिया महादेश कहिए चाहे देश कहिए, वहाँ पाया जाता है, ये चीज़ तो कन्फर्म है। तो आबू धाबी दिया है, ये आप काट दीजिए। और बी जिसमें है आबू धाबी, ऑप्शन डायरेक्ट काटना है, तो बी जिसमें पहले उसको काट लीजिए। देख सकते हैं कि कौन कौन में बी है, तो बी है जिसमें देख सकते हैं बी इसमें काट देना है। बी इसमें है तो मतलब 2 और 4 तो ऐसे ही कट गया, बाकी जानकारी आप देख लीजिए, है कि नहीं है। तो यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य घर से यानी 11 फीट 12 फीट होती है, इस तरह से मानिए, तो ये आपको सही है। और इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होते हैं, स्थानीय लोग जबकि आवश्यकता पड़ती है तो पाइप पतला डाल के वो पी लेती है, ये भी बात सही है। इस वृक्ष की जड़, इससे एक ही बात समझ ली कि 30 गुनी नहीं, जब तक उसको जल प्राप्त नहीं होती तब तक उसका जड़ बढ़ते रहता है, तो इस तरह से ये भी सही है। और इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती है, जिन्हें देखिए इसकी बहुत शाखाएं नहीं होती है, ये बात गलत है, बहुत कम पत्तियां होती है। और ये जिसकी बात की गई है ये आपको राजस्थान में जो पाई जाती है, खेजरी पौधे है ना, खेजरी में आपको बहुत सारे पत्ते देखने को मिलते हैं। और कभी कल खेजरी भी पूछ देता है, यहाँ देख सकते हैं कि ये खेजरी की भी बात कभी कल मैच कर जाता है। ये राजस्थान में पाया जाता है खेजरी, खेजराली गांव में। यहाँ क्या होता है कि ये रेगिस्तान में भी ये भी पाया जाता है, और इसका क्या होता है कि औषधि के रूप में काम किया जाता है, और इसका पत्ता कभी कल जानवर खा लेते हैं, है कि नहीं है, तो दवा के रूप में भी काम किया जाता है। तो ये खेजरी है, इसका अधिक पता पाया है, लेकिन इसमें ई गलत है। तो आपको कौन कौन मिल रहा है, तो ACD देखिए आपको किस में मिल रहा है, तो ACD आप देख सकते हैं कि आपको इसमें मिल गया। तो बी देखे गलत, आपको गलती मिल गया तो बी वाला कट गया, ई भी गलत है तो इस तरह कट गया, बी नीचे वाला बी है तो कट गया। तो इस तरह से आसानी से ऑप्शन थ्रू भी सोल्व कीजिएगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा। जब कुछ समझ में ना आए तो ऑप्शन थ्रू ही सोल्व कीजिएगा, ये ज़रूर कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, और ये मेरे साथी राकेश जी के लिए है। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में आखिर में कह क्या रहा है, इस चीज़ को पहले समझना है, क्योंकि प्रश्नों का सबसे मेन सोल्व करने का जो तरीका होता है प्रश्नों का समझना, फिर ऑप्शन के देखना कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। माइंड आप बहुत कुछ लगाइएगा लेकिन ऑप्शन में कुछ ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन जरूर पहले समझिएगा प्रश्न को पढ़कर। हमारे देश में ऐसे गाँव हैं जहाँ ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों के बांस के खंभे पर ज़मीन से 10 से 12 फीट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों के अंदर से लकड़ी का है ना, इनके घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। तो ये गाँव देखिए एक चीज़ पर समझ लीजिए कि ये असम से है, घर से संबंधित तो है ही, जैसे राजस्थान में कहता मिट्टी के घर है कि नहीं है, उसका मनाली, उसके बाद कश्मीर लद्दाख, इस सब का घर के बारे में पढ़ना है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो ये असम के बारे में है, वहाँ अधिक बारिश होती है। तो बांस हम लोग के जो बिहार है, बिहार जो स्टेट है उसमें बहुत सारा बांस पाया जाता है, हर के पास सभी लोग के बसवारी जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब उसमें जाते तो हवा सा एकदम ठंडा सा महसूस हवा चलती रहती है। तो ये देखिए कि ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा, तो आप समझ लीजिए असम कहाँ है, तो भाई असम में लगा दीजिए, ठीक, इसमें कहने की क्या बात है। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो गया। असम के तो बार बार प्रश्न आएगा और पूछता भी है, तो असम के जरूर पढ़ लीजिएगा। असम की बिहू पूछे कुछ तरह से कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेगा, असम से कन्फर्म है आपको 1 नंबर आना ही आना है। हर शिफ्टों में आपको 150 में एक प्रश्न तो EVS में एक देखना ही मिलेगा ये वाला।
करा के नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोग के लिए नारियल डली हुई भी कड़ी के साथ उबला टैपियोका। देखिए टैपियोका की जैसा ही बात करेंगे तो आपको इसमें थोड़ा कुछ विशेष बता देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो एक चीज़ जानते हुए उधई है ना, जो उधई है ये गुजरात में खाई जाती है कि नहीं है। ये उधई गुजराती का उल्टा भाषा है ना। जब क्या होता है कि इसको बाजरा की रोटी के साथ भी खाया जाता है। तो उधई जो गुजरात में है और लिंगुफेन हांगकांग देश में है। तो इस तरीके से ध्यान दीजिए, लिंगुफेन, उधई और ये टैपियोका ये बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखिएगा। तो अब चलते हैं टैपियोका के बारे में। तो टैपियोका के जिससे संबंधित है आप उसको जान लीजिए। टैपियोका किस स्टेट से संबंधित है आप लोग जानते ही होगा क्योंकि बहुत पॉपुलर है। तो ये केरल में है। एक चीज़ जानिएगा, केरल की जो भाषा है वो मलयालम है। आप लोग समझते हो कि मलयालम है। और मलयालम में जिसको नानी, माँ की बड़ी बहन है कि नहीं है, बलियम्मा, तो इस तरह से कुछ प्रश्न पूछता है। और केरल में क्या होता है कि केलों के फूल की सब्जी बनती है ना। केलों के हम लोग केला के भी जो होता है उसका भी सब्जी बनता है, फूलों का भी बनता है। और यहाँ कथकली, ध्यान दीजिएगा कि कथकली जो है, कथकली नृत्य जो होता है यही होता है कि नहीं है। और जब भी हम गोवा से और केरल के बीच जाते हैं कभी भी ट्रेन से, तो इसमें 92 सुरंग पड़ता है, 92 सुरंग और 2000 पुल बनता माने उसमें पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है कि ध्यान दीजिएगा कि समझ गए कि आपको केरल में केला को बनता है। ध्यान दीजिए, कौसे केरल, कौसे केला, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात है कि कचनार के फूल है ना, कचनार के फूल की जो सब्जी बनती है वो कहाँ बनती है, तो यूपी में, माने उत्तर प्रदेश है कि ना, यूपी में। और यहाँ कथक होता है। क्या होता है, कथक जो एक तरह से होता है ये उत्तर प्रदेश में होता है नृत्य। बात है कि सहजन के पकौड़े, देखिए सहजन, अब ध्यान दीजिए कि सहजन क्या है, सहजन होता है, सहजन के जो पकौड़े बनता है वो महाराष्ट्र में बनता है कि नहीं है। इस चीज़ को तीनों का ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये हमेशा प्रश्न बनता है। केला, कचनार, उसके बाद सहजन। तो सहजन आपको महाराष्ट्र में, कचनार यूपी में, केला के फूल आपको केरल में। तो इस तरह से राइट आंसर 4 हो गया। प्रश्न नंबर 13 को देखने की कोशिश करेंगे। और ये हमारे साहब भाई साहब आ गए, जो भी भाई साहब बिहार के वो अपना खुशी से मग्न हो जाएं। क्या बात है, जो भी भाई मुजफ्फर से होंगे तो वो तो समझते होंगे क्योंकि वो तो देखे भी होंगे। तो बड़ी बात है कि सभी लोग के आसपास ऐसे जुड़े हुए प्रश्न हो। तो आप इसको देखेंगे कि आखिर में मुजफ्फरपुर की ही बात है, आप लोग जानते होगा। तो ये किसके बारे में, जब मुजफ्फरपुर आ गए तो मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम समय क्या है, महीना पूछा है। तो महीना इसके बारे में, इस प्रश्न को बारे में अगर जानेंगे तो ये होता है अक्टूबर से दिसंबर। जी हाँ, तो अक्टूबर से दिसंबर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका राइट आंसर आप जान गए। अब मधुमक्खी पालन के बारे में थोड़ा जान लीजिए, है कि नहीं। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, नाम वैज्ञानिक नाम एपीकल्चर कहा जाता है। ये लोग आप लोग समझते ही होगा। तो ये मुजफ्फरपुर बिहार के ज़िले बहुत फेमस है। ये सीतामढ़ी, शिवहर के आसपास है, दरभंगा के आसपास है। तो ये बोचा है कि नहीं यार, दरभंगा का आप लोग जानते होगा। जो मधुबनी का है, मधुबनी पेंटिंग, ये मुजफ्फरपुर के सटल है। देखिए कितना आसान है कि आसे पास में सभी माने राज्य हैं, माने सॉरी जिला है। तो बोचहा गांव है और ये लीची के फूल के बहुत पसंद करता है ना। तो इसीलिए क्या करता है कि अक्टूबर से दिसंबर तक, है कि नहीं, मधुमक्खी पालन स्टार्ट करता है कि नहीं। क्या लाता है यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन मधुमक्खी के भी जान जाइए कि मधुमक्खी में होता है, मधुमक्खी एक होता है रानी, है कि नहीं। रानी देती है अंडा, ये हज़ारों की संख्या में कितने बहुत सारे अंडा देती है। एक होता है नर, नर बेहुदा हमेशा होता है। ये लोग समझते हुएगा, बहुत ईजिली, मजाक करे भाई। तो नर जो होता है सिर्फ समझ सकते हैं कि मादा है और रानी है। नर क्या कर सकता है, जानते ही हुए क्या कर सकती है। तो क्या करता होगा, तो वो करता है बस सिर्फ उतना ही काम है, बाकी कुछ नहीं काम करता है। बाकी ये बैठा रहता है। बाकी जो काम चोर काम करने वाला होता है ये सारे काम करते हैं। घर भी बनाता है, मधुमक्खी का जो मध होता है वो भी लाता है, मधु भी लाता है कि नहीं है। और बच्चों का भी पालन पोषण, सारे काम जो होता है यही होता है जो काम करने वाले जो मधुमक्खी होता है वो। और मधुमक्खी के जो डंक में होता है वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। और जब भी इसका घर तैयार किया जाता है तो ये चीनी का घोल इसमें डाल दिया जाता है, इसका घर में चीनी का घोल, क्योंकि मीठा इसको पसंद होता है। यहाँ के लीची का पेड़ होता है। और ये क्या होता है कि फरवरी में, जी हाँ, फरवरी माह में क्या होता है कि फूल खिलने लगता है लीची का। इसीलिए अक्टूबर से दिसंबर तक स्टार्ट करेगा, जब तक बचवा क्या होगा, सियान हो जाएगा। और सियान हो जाएगा तब वो जाएगा काम करने, यहाँ काम करके लाएगा यहाँ सब कुछ। और फिर से आदमी उसका नोच नाच के सबको दे दिया जाएगा। और बच्चों के पिलाने में बाकी लोग भी इसका सेवन करते हैं। राइट आंसर फर्स्ट। इतने बेहतर तरीके से सब कुछ बताया, थोड़ा आप समझिएगा। देखिए आपको
कॉपी में नोट डाउन कीजिए चाहे नहीं कीजिए, बाद में वीडियो को आप थोड़ा फास्टली करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस प्रश्न में तो आप डाउट में ज़रूर पड़ जाइएगा, क्योंकि इस प्रश्न में ऐसा है ही ऐसा डाउट वाला प्रश्न कि मानव के पोषण में स्वांगीकरण क्या है। देखिए स्वांगीकरण के थोड़ा आप इंग्लिश में जान जाइए, एसिमिलेशन मीन्स क्या होता है। तो आप देखते हैं कि इसका जो उत्तर है, आप ध्यान दीजिएगा कि आप जानते हो कि पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग करना, जटिल है ना, पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में, जटिल पदार्थ का मतलब होता है कुछ अंग प्रत्यंग को बनाने में निर्माण होता है। लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को ये भी मिल सकता है कि पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना और रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश होना, ये भी बात कुछ हद तक सही है। लेकिन उसका ओरिजिनल जो है पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में इसका सहयोग होता है, माने स्वांगीकरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर 4 हो गया। इस प्रश्न को जरूर आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि आपकी नज़र में क्या है, इसके बारे में ज़रूर पता कीजिएगा, क्योंकि ये पचा हुआ भोजन के बारे में ही है। तो इस तरह से 3rd ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है और आपके लिए इजीली होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न में आखिर में कह क्या रहा है। और इस प्रश्न को मेरे दोस्त, ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझिए और देखिए करा कि उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरक है ना, खाद से और कीटनाशियों का अधिक उपयोग कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कर रहा है। अभी जानते ही हो कि फसल की किसानों क्या करता है, व्यापारी करने के लिए अधिक सारा जितना होता है, ये ख़राब क्यों ना हो जाए, बीमार क्यों ना हो जाए, हमको तो ज़्यादा चाहिए, हमको जो 1 कट्ठा उसमें हमको कई मन चाहिए, 4 5 6 मन चाहिए, बस व्यापारी करना, वो क्या करना, हमको खुद खाना थोड़ा है। तो इस तरह से बहुत सारा खाद उर्वरक जो भी कीटनाशक होता है कीड़े मकोड़े को मारने के लिए, तो वो सबका यूज करता है, खेतों में बार बार करता है। और ये धान की फसल उगा रही है, बार बार धान की फसल उगाई है, तो इस सब का ध्यान दीजिएगा कि आखिर में होता क्या है। जब इसमें क्या होता है कि कोई भी फसल बार बार उगाई जाती हो, है ना, बार बार कोई भी फसल उगाई जाती हो, या तो अधिक ही रासायनिक उर्वरक मतलब खाद की या कीटनाशियों का यूज किया जाता है, इससे समझ सकते कि एक टाइम में क्या हो जाएगा कि मिट्टी जो हो जाएगा वो बंजर हो जाएगी, जी हाँ, यानी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए कहता है कि आप केचुओं का जो कंपोस्ट होता है वो तैयार करके यूज कीजिए, जो प्राकृतिक होता है वो सस्ते में भी मिलता है कि नहीं है, किसानों का मित्र भी कहता है केचुआ। तो इस तरह से सारी चीज़ जानकारी है, आप जानते होइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आप देखेंगे कि 4 ही है कि कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगी। इसलिए कहता है कभी आप धान कर लीजिए, कभी गेहूँ कर लीजिए, कभी कुछ कर लीजिए, जो अलग अलग है। इसका क्या मतलब होता है कि जब अलग अलग कीजिएगा ना, तो जैसे देखते हैं कि मूंग की खेती करने से क्या राइबोजियम पाया जाता है, ये नाइट्रोजन एकत्रित करता है, एक ढांचा होता है बिहार में कहते हैं, तो इसका भी यूज करने से क्या होता है कि मिट्टी की क्षमता बढ़ती है। कंपोस्ट खाद कीजिएगा तो जब उसका उपयोग कीजिएगा तो उसी साल आपको फ़ायदा नहीं होता है, बहुत दिनों के बाद। लेकिन किसानों का तक धड़ाक चाहिए, अभी ये चाहिए, इसलिए रासायनिक छीटेगा, 1 दिन में छीटेगा, तीसरा दिन देखेगा तो वाह रे हरिया गया आपका धान, मस्त है, इसको देख खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से आज का 15 का 15 क्लियर हो गया है। थोड़ा लंबा वीडियो जरूर है साथियों, और इसलिए घबराने वाली बात नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत सारा अच्छा है। और कुछ होगा न्यूमेरिकल है, उसको आप घर पे सोल्व कीजिएगा, सिर्फ प्रश्न समझिए, कोशिश कीजिएगा, आपका भी हो जाएगा इजीली, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तो ज़रूर हमारे चैनल से जुड़िए और उम्मीद करते हैं कि आपको ये हेल्पफुल हो, क्योंकि आपके लिए ज़रूर मेहनत कर रहे हैं, साथ में स्वयं के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप शिक्षक बनेंगे तो ये आपको हमेशा ज़रूरी पड़ने वाला है। और दोस्तों एक ध्यान दे दीजिए कि बच्चों के आनंद के साथ पढ़ाना है, जो रुचिकर चीज़ है उसी को पढ़ाना है, बहुत सारा अच्छा मेथड का उपयोग करना है, तो आपको बच्चा तो बनना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को ज़रूर देखिए, NCERT बेस्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए कहता है क्योंकि इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है, कुछ साइड वाली जो आपको पूछा जाता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कुछ भी आपको डाउट हो या किसी तरह का उत्तर माने किसी प्रश्न के बारे में विस्तार से जानकारी है तो उस प्रश्न को संख्या लिखकर उसमें कमेंट कर दीजिए और शेयर कीजिए, नहीं कीजिए क्योंकि यूट्यूब खुद करता है, सिर्फ आप हमें वीडियो को ज़रूर देखिए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर वीडियो में कुछ नया ज़रूर होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मेरे साथियों, मेरे जितने भी भाई बहन हैं, तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह इतना देर तक बनने के लिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।